देख करने में अपने फराइज अंजाम देने में नाकाम हो चुके हैं। उनकी वजह से दहशतगर्द अफगानिस्तान से दाखिल होते हैं, कराची मार के धमाका करते हैं। तो ये हमारी जो 54 से ज़्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, ठीक है, कैसे अप्रिशिएट करें, मुझे ये बताइए जी। अभी 2-3 तो क्वेश्चन हो गए। मुझे ये बताइए कि आप रिटायर्ड फौजी हैं, जब कोई फौजी रिटायर्ड होता है, अपनी वर्दी उतारता है तो वो सिविलियन हो जाता है और उसको पेंशन भी सिविलियन वजह से मिलती है। तो फिर एक्स सर्विस मैन सोसाइटी बनाने का मकसद क्या है? वेरी गुड। देखिए, इस लास्ट क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ। एक्स सर्विस मैन सोसाइटी जो है ना, ये आपके इस वक्त मुल्क में 30 से 35 लाख ऐसे लोग हैं जो सर्विसेज में थे, रिटायर हुए, और वो उनकी कुछ बेवाएँ हैं जो शोदा की, कुछ पेंशनर हैं, कुछ वार वुंडेड हैं। तो उनकी फलाह व बहबूद के लिए हम फैसिलिटेट करते हैं। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि ये वो, लेकिन ये कि मैं जब अभी यहाँ आया हूँ तो मैं एक्स सर्विसमैनों को मिल के आया हूँ, उनमें से कुछ के प्रॉब्लम हैं इंटीरियर सिंध में, उनके नोट करते हैं और उस रेलेवेंट हुकूमत को बताते हैं या अदारे को बताते हैं ताकि वो उनकी मदद हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये बताया कि जो सिविलियन शहीद होते हैं उनका क्या बनता है। मैं आपको अश्योर करता हूँ, देखिए ये तो चूँकि अदारा एक है तो अदारे का ख्याल रखता है, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर, सूबाई सतह के ऊपर जब भी कहीं शहादतें होती हैं तो उन्होंने अपना एक सिस्टम रखा हुआ है, खा वो KP में हो, सिंध में हो, वो बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, उन शोहदा का भी लुक आफ्टर करते हैं वो, और वो सिविल हुकूमतें ही अपने तौर पे करती हैं। पहली बात आपने क्या की थी, पहला कुछ एक क्वेश्चन, पहला सबसे पहला, हाँ नहीं, उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट बात थी। हाँ ठीक है, गुड 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 गुड, मैं समझ गया। देखें, आप ये कह रहे हैं, मैं आपको वसूख से ये कहता हूँ, मैंने खुद को 38-40 साल सर्विस की है। मुल्कों का दफ़ा सिर्फ जो आपकी अफवाज है वो नहीं कर सकती थी, मुल्कों का दफ़ा पूरी कौम करती है। अफवाज, आपका कौमी फ़ौज जो है वो कौमी खोक से जन्म लेती है और वो आगे आगे होते हैं। मुल्की हालात से आप देखिए कि अमेरिका से ज़्यादा कुछ स्ट्रांग मुल्क है, वहाँ भी 9/11 हो गया था, आपने देखा ना, उसके अंदर बरतानिया में भी धमाके हुए, आयरलैंड में भी होते रहे। हमें ये पता है, हमारे लोगों का तो यही है ना। आप कहते हैं कि इनको ये इस जिम्मेदारी पे हैं तो वो खून भी दे रहे हैं। कोई खुश होता है कि भाई इसको मैं 10 मिलियन देता हूँ रुपए, जाए वहाँ नॉर्थ वजीरिस्तान में गोली खा के वापस आ जाए। ये लोग अपना कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि पूरी कौम की सपोर्ट है अल्लाह के करम से, दहशतगर्दी के हक़ में कोई भी नहीं है। तो ये एक सिर्फ अफवाज नहीं, पूरी कौम को इकट्ठा होके अपने गवर्नेंस को बेहतर करना है सिविल गवर्नमेंट्स ने, ताकि आपकी सफ़ों में कोई बंदा आए तो वो वहाँ ही पकड़ा जाए, फिरते फिराते कराची ना पहुँचे, जो पैसे एयरपोर्ट के पास भी आपने देखा धमाका हुआ था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बड़े इदारे हैं, या तो रिटायर्ड आर्मी के लोग बैठे हुए होते हैं या तो हाजिर सर्विस बैठे हुए हैं। दुनिया में ये तो नहीं होता। उन सिविलियन इदारों को आप सिविलियन लोगों को चलाने दें ना। आर्मी के लोगों को क्या काम है कि PIA लोग चलाएं, इस्लाम कारपोरेशन लोग चलाएं, सिविल लोग चलाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये भी पर्टिनेंट क्वेश्चन है। देखिए, बात ये होती है कि आपके आइन और कानून में ये है कि जो रिटायर्ड लोग हैं 10%, चूँकि बहुत से लोग यंग एज में चले जाते हैं। सुने, नहीं मेरी बात सुने ना, हाजिर सर्विस जहाँ हैं वो रूल्स के तहत ही होंगे। आप ये देखें कि आपने उनकी कारकर्दगी भी ये देखनी होती है कि आपकी एयर फोर्स को आप जब पीछे देखते हैं PIA को चलाने में अगर मोस्ट कामयाब तरीन था तो एयर मार्शल नूर खान मरहूम थे जिन्होंने किया। ठीक है, मैं आपकी स्टील मिल में रहा, मुझे इसलिए भेजा गया कि 5.5 साल मैंने पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें 16 फैक्ट्रीज थी, वो चलाया और कामयाबी से चलाया। तो मुझे इधर भेजा और मैं ज़रूर ईमान बताता हूँ कि मैंने रिफ्यूज़ किया कि मुझे ना भेजे, मुझे इधर जाने नहीं है, मेरा कुछ और प्रॉब्लम भी थे, मुझे भेजा। कराची गवाह है, पूरा मुल्क गवाह है
कि स्टील मिल पहले टाइम में, फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री, ग्रीन के अंदर आई, 18 अरब रुपया 3 सालों में प्रॉफिट कमाया, $1 किसी का पे नहीं करना था। और 13 सितंबर 2006 को जब मैं गया, आप उनके अकाउंट बुक देखें, उनके पास 6 अरब का खाम माल पड़ा था, 6 अरब के फिनिश प्रोडक्ट्स थे, 10 बिलियन सेविंग थी बैंक में, और किसी का $1 भी पे नहीं करना था। बाकी भी लोग जो हैं डिलीवर करते हैं तो उनको लगाते हैं, नहीं है। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि हर अदारे के ऊपर फौजी लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ। लेकिन आप ये देखिए, अमेरिका जैसे मुल्क में उनका 4 स्टार जनरल कॉलिन पावल रिटायर हुआ तो उन्होंने कहा ही इज़ द बेस्ट मैन टू बिकम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसको मिनिस्टर जो है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाया। और लोग आप ये भी देखें कि एक हमारे अंदर वो जो है ना, एक किस्म की जेलसी इस तरह नहीं होनी चाहिए कि ये किधर है वो किधर है। जापान सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरा तबाह हो गया था। अमेरिका ने यह कहा कि अगर इसको कोई उठा सकता है तो जनरल मैकार्थर, जो कि आउटस्टैंडिंग, और आज जो मॉडर्न जापान है वो 5 साल जनरल मैकार्थर ने जो लगाए तो वो पहुंचा। आप साउथ कोरिया को देखें, साउथ कोरिया की हिस्ट्री पढ़े, तरक्की में जनरल पार्क ने 19 साल उनको चलाया और गया। अमेरिका की जो तारीख अपनी है ना, कुछ 44 प्रेसिडेंट हैं, इनमें तकरीबन 29 प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो मिलिट्री बैकग्राउंड से आए हैं और करते हैं। सो ये मैं ये नहीं कहता कि मिलिट्री, सुने नहीं भाई, आपका क्वेश्चन आया ना, ऑनेस्ट टू गॉड मैं भी अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि आर्म फोर्सेस में सारे बड़े पारसा होंगे या आपके दूसरे प्रोफेशन है। मैं ये कहता हूँ कि टैलेंट ओरिएंटेड पिक अप करके बंदा लगाएं, इफ ही डज नॉट डिलीवर किक हिम आउट। अगला क्वेश्चन, यस हाँ जी जी। क्या हुआ, क्या चीजें मिलकर क्या चीज आगे आई जिसकी वजह से ये खरीद पैदा होगी, नंबर 1। दूसरा ये कि आपने कहा कि जो है वो इसको डिवाइडल करे जो ऑपरेशन है, तो सर इसका उससे पहले आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात की, तो क्या ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल लोगों को जमाते जो को बिठा के एक ऐसी कौमी पॉलिसी तश्कील की जाए? क्योंकि आपने देखा कि फिर ये जो दोबारा ऑपरेशन की बात की तो केंद्र से आवाज नहीं, फिर अभी हम उसकी बात कर लेते हैं कि फौजी सीमेंट जो कि शोधा की फैमिलीज को सपोर्ट करती है, उस पर जिस तरह की यादिंग होती है उससे शोधा की फैमिली को सपोर्ट किया जाता है, उनके ट्रक तक को जो है वो सारी सीमेंट उठा के नहीं गई, बड़ी अदालत की सिचुएशन है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि एक तो अख्तलाफ क्यों पैदा हुआ, दूसरा ये कि इस गदाब से निकलने के लिए पाकिस्तान को जो है हंगामी तौर पर, चूँकि पीएस साहब की गवर्नमेंट है तो उनकी गवर्नमेंट चाहे मजबूत है लेकिन है उसमें ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो खून लीग का है, तो आप क्या समझते हैं कि हंगामी तौर पर क्या ऐसे इक़दाम किए जाए जिसकी वजह से इस मुसीबत से पाकिस्तान को निजात मिल सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, आपने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है। हमारी तो अफ़गानिस्तान के साथ एक हमदर्दी है, और अफ़गानिस्तान में जो ट्रांजिशन हुई उसमें पाकिस्तान का एक पिवटल रोल था। आपने दोहा की जितनी मीटिंग हुई, आप देखें कि ट्रंप समेत बाकी सब पाकिस्तान को कह रहे थे कि आप आगे हैं, पाकिस्तान ही ने सब कुछ किया। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अभी सिचुएशन बदलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी मजबूरी ये थी तालिबान की कि ये जो TTP एलिमेंट है ये उनके साथ होकर उधर लड़ता रहा अगेंस्ट नेटो फोर्सेस। और अभी जब हम उनको बताते हैं कि जी अभी तो हम आपस में भाई, अभी तो नेटो नहीं है, तो आप इनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें, वो कहते हैं नहीं आप इस तरह करें, आप इनसे बात करें। हम ये कहते हैं कि हम इन रैग टैग इन ग्रुपों के साथ, पाकिस्तान एक ममलकत है, वो हम नहीं बात करना चाहते। दैट वाज द रीज़न जहाँ डिफरेंस आया। बट आई एग्री विद यू कि इसके ऊपर मियाँ साहब की जो कोलेशन गवर्नमेंट है, वो आर्मी की लीडरशिप, मैंने अपने शुरू में भी जिक्र किया, हमें बैठ के पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा आपने कहा फौजी सीमेंट की गाड़ियों का, ये दुख की बात है। देखिए, इसमें पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व नहीं होती, इसके अंदर फिफ्थ कॉलमिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। दुश्मन जब देखता है ना फॉल्ट लाइन क्या है, फॉल्ट लाइन ये है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसको और बढ़ाओ। फॉल्ट लाइन ये है सेक्टेरियनिज्म है, इसको हवा दो कुरम के अंदर, उसमें दहशतगर्द शामिल हो जाएगा। आपकी जो फॉल्ट लाइन है सूबाइयत की है, तो आप कहो जी ओके KP की यलगार होगी, पंजाब उस पर करेगा, फलाना सिंध। हम सूबो शुबो के नहीं,
एक मुल्क है अल्लाह के करम से, और मैंने अपनी रिकमेंडेशंस में एक ये भी लिखा है कि हमें और सूबे बनाने चाहिए। ये जो हमने बड़े बड़े बना के रखे हुए हैं ना, हर डिवीज़न एक सूबा हो, जब तक आप छोटे सूबे बना के उनको वेल मैनेज नहीं करेंगे, ये सूबाइयत का जो मसला है ये होगा। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो ये है कि बल्दियाती इंतखाबात हों सारे उन, और एम्पावर करें अपने ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों को, चूँकि वो हमारे आइज एंड ईयर्स बन जाते हैं हर जगह के ऊपर। दूर दराज पे हर जगह प्राइम मिनिस्टर तो नहीं पहुंचता, ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहुंचता है, ना सदर पहुंच सकता है, लेकिन लोकली लोग पॉलिटिकली लोगों को अपने साथ में लाते हैं, वो करते हैं। तो इसलिए ये जो मर्जर के बाद केपी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बलूचिस्तान में ज़रूरत है, पंजाब में ज़रूरत है, हर जगह हमने 18th अमेंडमेंट लाई और हमने डिसेंट्रलाइज की बहुत सी पास टू सूबे, लेकिन सूबों ने फिर आगे नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं दिया। ये हर गवर्नमेंट ने बशमूल तरीके इंसाफ, उनका भी ये डिमांड होती थी कि ये तो नीचे एम्पावर करना है। तो इन सब को मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना ज़रूरी है। आप संधि करें। मैं अगर एक साइड पे हूँ तो मुझे दूसरी साइड बिल्कुल डार्क नज़र आ रही है, और अगर दूसरी साइड पे हूँ तो दूसरी साइड डार्क नज़र आ रही है। इंसाफ की बात करनी चाहिए। फरिश्ते हम में से कोई भी नहीं है, गलतियाँ भी हैं। इन गलतियों को ओवरकम करके पाकिस्तान के लिए, अपनी औलादों के लिए, उनके बच्चों के लिए और पोस्टेरिटी के लिए हमें काम करना होगा। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मेरी बातें सुन ली हैं। वेरी गुड। अच्छा देखिए, सूबे कितने होने चाहिए ये तो मेरे पास कोई फिगर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप देखिए अफ़गानिस्तान छोटा मुल्क है, 34 सूबे हैं, 34, और इसी तरह अमेरिका की आपने देख ली है स्टेट्स जो हैं वो कितनी है। मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखी जाए और ये देखा जाए कि कौन से सूबे जोग्राफियाई लिहाज से और एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से बेटर होंगे। अभी हमारा सदर्न पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, नार्दर्न पंजाब है, इसी तरह हर सूबे में उनको किया जाए और फिर ये बेटर हो जाएगा। दूसरा, आप ये कहते हैं कि गुफ्तगू उधर हो सकती है। देखिए, हमारे लिए सारे लीडर्स काबिल एहतराम हैं। ऑनेस्टली मैं एज ए एक्स सर्विसमैन जब बात करता हूँ, मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि आपका अगर कोई मसला है तो वो अदालतों के ज़रिए उसको हल किया जाए, और जो डायलाग है वो तो हो रहे हैं ना। आपने देखा कि डायलाग तो अपने तौर पे वो पार्टियों के, और ये खुशाइंद है। ये डायलाग मुमकिन ना होते अगर इमरान खान साहब इजाज़त ना देते अपनी जमात को। तो इसलिए बैठ के हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो लोग जो डायलाग में बैठे हैं वो उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए टेकिंग डिसीजंस। और उसके बाद देखिए, किसी को भी आप पॉलिटिकल प्रेशर पे अगर जेल से रिहा कर देंगे ना तो ये उस लीडर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बेस्ट ये है कि अदालतों से, अगर आपके खिलाफ वीक केस है तो अदालतों के थ्रू ही आपको रिस्पाइट मिलेगी और वही मिलनी चाहिए। एक दो को ठीक है। देखिए, ये जो आपने इमरान खान साहब के मतलब बताया ना कि निजात दिलंदा है या वो गद्दार, ये दोनों बातें एक्सट्रीम हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते। निजात दिलंदा वही होता है जो आके प्रूव करे अपने आप को कि आया था, उसने ये काम किया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल 11 साल से हुकूमत है एक, आप दिखा सकते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अपनी जो कारकर्दगी है उस पर लीडर्स आगे जाते हैं। जो महातिर मोहम्मद रहे वहाँ मलेशिया में, तो दुनिया के ऊपर वो उभरे। और दूसरा अपना आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ जी, देखिए ऑनेस्टली आर्मी अपने तौर पे कोई कारोबार नहीं कर रही। देखिए, ये जो है ना वेलफेयर ट्रस्ट है, फौजी फाउंडेशन, अभी हम ये एक्स सर्विसमैन इधर बैठे हैं ना,
फौजी फाउंडेशन स्कूल्स, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल, और वो सिर्फ फौजियों के लिए नहीं है, वो पूरी मतलब तालीम के हिसाब से हर लिहाज से। मैं कुछ फिगर्स देख रहा था कि जो फौजी फाउंडेशन के नीचे फर्टिलाइज़र्स की इंडस्ट्रीज़ हैं और जितना उनका नीचे सीमेंट की हैं, दूसरा तीसरा अस्करी बैंक है, ये सारे रजिस्टर्ड हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, सारे टैक्स देते हैं। और मुझे फौजी फाउंडेशन ने बताया 223 बिलियन, तो 223 के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स पे की है। और इनमें सारे या सिविलियन हैं या रिटायर्ड लोग हैं जो एम्प्लॉय हो हुए हैं। और ये मतलब अच्छी बात है, बहुत से मुल्कों के अंदर तरक्की में इनका एक इकानमी के अंदर एक इनका अपना रोल है, तो वो कर रहे हैं। और अभी बताएं। देखिए, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये हम सब कह रहे हैं। ये तो मुल्क के मफाद के अंदर है कि आपके बैलेट बॉक्स का तकद्दुस जो है वो कायम होना चाहिए, और लोग जो इलेक्ट होके आते हैं उनकी अगर डिफीट हो तो वो पॉलिटिकल ग्राउंड के अंदर हो, या बैलेट बॉक्स के थ्रू हो, या जब वो अपनी कारकर्दगी शो नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है आईनी तौर पे, या अगले इलेक्शन में उनका एहतसाब हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शिकायतें पूरी दुनिया में आती रहती हैं, लेकिन आई 100% एग्री। कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ये नहीं कह सकता कि जी नहीं, जो इसके अंदर आप चोरी करें, आप इधर का करें उधर करें। ये सारा सिलसिला जो शुरू हुआ 2018 में, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को जो हटा दिया गया, तो ये उस वक़्त से ये सिलसिला है ये, और उससे पहले भी कई लोगों को शिकायतें आई नहीं हैं। मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बायसे बदनामी बनता है। हम सब मुहब्बे-वतन लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। हम ये समझते हैं कि लोग मेहनत करें, अच्छा मैनिफेस्टो दें, अच्छा नैरेटिव दें, अपनी कारकर्दगी बताएं कि आपने पहले क्या किया है, आप ये बताएं कि आपका अगला विजन क्या है, तो आप सामने कौम के आएँ और कौम को देने दें वोट। एंड आई अश्योर यू, और पूरी कौम को मैं अश्योर करता हूँ कि जब कोई बंदा डिलीवर नहीं करेगा तो ही विल बी किक्ड आउट। तो आई थिंक यही तरीका है। लास्ट 2 क्वेश्चन, यस, पहले आप देखे फिर आप। आपने तो सवाल पूछ लिया, उनको फिर पूछने देना। जस पंजाब में क्या किया जा रहा है? हाँ हाँ जी, नहीं देखिए ये जो है ना, टेक्निकली आई थिंक जो लोग एक्सपर्ट हैं वही देखें, बट हमारा सारा मुल्क हमारा है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, ये मैं तो फौजी बंदा तो ऊपर सियाचंद से लेके सरकरीक तक मुल्क को देखता है। और हम कहते हैं अल्लाह ताला करे मुल्क खुशहाल हो, डैम्स बने और इन डैम्स के रिजर्वायर्स बने और इसका ग्रिड में बिजली जाए, रीन्यूएबल एनर्जी हो, सस्ती हो और उसके मुताबिक ही चले। तो वो अभी मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। आज मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन, आप खड़े हों, अदनान पराचा, ये तशरीफ़ लेके आए हैं। ओके ओके बैठ जाए। तो इनको भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो लोग हुनरमंद हैं, जो फ़ौज से भी रिटायर्ड हैं, जो वैसे भी टेक्निकली क्वालिफाइड सिविल के लोग हैं, इनको बाहर भेजना पाकिस्तान के मफाद में। एक तो एम्प्लॉयमेंट बाहर जब मिले, हमारे अफवाज के अंदर भी जो डिफेंस प्रोडक्शन में जो लोग हैं वो अपने हाथों से लोहे से सोना बना देते हैं। ये जो G3 राइफल्स बन रही हैं, JF-17 थंडर बन रहा है, अल खालिद टैंक बन रहा है, ये हुनरमंद लोग हैं। हमारा बाहर जो कमी हुई है वो इसलिए हुई है कि आपके लोग टेक्निकली क्वालिफाइड लोग बाहर नहीं जाते, वेर एज इंडिया और बाकी उनके उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने कुछ बिलियंस ऑफ रुपीज़ दिए हैं ताकि उन लोगों के सेंटर बनाए जाए और उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको बाहर भेजा जाए। तो मैं अदनान पराचा साहब से डिस्कस कर रहा था कि आप अपनी प्रपोज़ल बना के दें, हम गवर्नमेंट को भेजेंगे, और ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर है ये करप्शन की नज़र ना हो जाएं।
इसके लिए बेहतरीन एजुकेशनल वोकेशनल सेंटर बने, हमारे बच्चे उसमें जो टेक्निकली ट्रेन हों और वो फिर यूरोप में भी जाएं, सिर्फ सऊदी अरेबिया में लेबर और यूएई में लेबर ना करें, वो साउथ कोरिया में जाएं, वो जापान में जाएं, वो यूरोप में जाएं जहां बेटर सैलरीज हैं और अच्छे हैं। हमारी वीक एरिया ये है कि हम जो लोग बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो बंदा इधर कुछ नहीं जानता उसको लेबर और उनको भी फिर वो करते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बेहतरी होगी। लास्ट क्वेश्चन। जी ठीक है, ये भी पूरी कौम का एक सोच है कि वहाँ कुरम में बड़ा जुल्म हुआ, बहुत सी कैजुअल्टीज़ हुई और हुआ ये कि कुछ लैंड का इशू था और कुछ सेक्टेरियन को उसको हवा दी गई और उसके अंदर फिर इंजेक्ट टेररिज्म हुई है। उसके भी हमारे पास सबूत हैं कि ये करो वो करो ताकि ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत क्रिएट करें। अभी मैं कल देख रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर पे, मैं बैरिस्टर सैफ को देख रहा था, वो लोग गए हैं, अटेंड कर रहे हैं। हमारी यही उनको रिक्वेस्ट होगी कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और मरकज़ी हुकूमत और इंटीरियर मिनिस्टर ये मिल के तो उनके मसाइल को हल करें, ये ज़्यादती। यस प्लीज़। ठीक है, ये क्यों आ रहा है? देखिए, स्मगलिंग तो एक लानत है जो पूरी दुनिया में, नॉट ओनली नॉर्मल स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, और आप ये देखें कि किधर से किधर आप देखते हैं ना, फलानी जगह कश्ती डूब गई और ये बॉर्डरों के थ्रू ही गुजर जाता है। पाकिस्तान का मसला ये है कि एक तरफ इंडिया है, वो अपने बॉर्डर से उस तरह इस्तेमाल नहीं करता, दूसरी तरफ जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है वो 2610 किलोमीटर है और 2610 किलोमीटर के बॉर्डर को फिज़िकली डिफेंड करना, आपको पता है कि ये मसाइल हैं। आप चौक पॉइंट्स को करते हैं, आपने फेंसिंग उसकी की है, लेकिन मसला ये है कि बॉर्डर मैनेजमेंट दोनों कंट्री से होती है। अभी इंडिया की तरफ से हमारे रेंजर्स लगे हुए हैं, उनकी भी BSF लगी हुई है। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे अगर हमारी 1200 या 1500 पोस्टें हैं 2600 में, वो भी आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, तो अफ़गानिस्तान की तरफ से बिल्कुल खुल है, जो मर्जी आए जिधर से मर्जी जाए वो करे, पोरस बॉर्डर्स हैं। तो ये हो रहा है। स्मगलिंग रोकने के लिए हम सबको सिविल लेवल के ऊपर भी, और ये जो बॉर्डर पोस्ट पे लोग हैं उनको सख्त तरीन सज़ाएँ हों जो इन्वॉल्व है लोग स्मगलिंग में। अभी काफ़ी फ़र्क पड़ा है और उसकी वजह से मुल्क के अंदर प्राइसेस के अंदर भी इफेक्ट हुआ। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में जी, सर्विसमैन जी, तो पहले भी ये सियासी इस्तेमाल हुई, फिर 9 मई में भी ये इस्तेमाल हुई कि काफ़ी सारे लोग इसके अंदर अब 9 मई की सजाएं भी भुगत रहे हैं, उसके अंदर शामिल हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम थे। तो इसको जब ये बिल्कुल पाकिस्तान के मफाद में काम करती है, इसके सारे जो रुकन हैं वो फौज से रिलेटेड है, उनके शौहदा हैं, उनके जो लोग हैं उनकी बड़ी जो है वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी, लेकिन ये क्या बात है कि 9 मई के अंदर वो इस्तेमाल हुए और अभी तक वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ लिखने वाले भी तकरीबन जो बैरून मुल्क है या मुल्क के अंदर है वो भी आपके ही रिलेटेड लोग हैं। जी जी, देखिए बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का फोरम नॉन पॉलिटिकल है, चूँकि हमारा पर्पज़ लोगों की मदद है और फ़ी सबीलिल्लाह है। आई डोंट ड्रॉ एनी सैलरी, मुझे कोई TADA किसी को भी नहीं, हम सारे इकट्ठे होते हैं, देखते हैं इनको फैसिलिटेट। हमारा काम अगर ये शुरू हो जाए कि हम एक पार्टी को उठाएं और दूसरी को गिराएं, किसी को चोर डाकू कहें, किसी को बादशाह बना दें, किसी को नीचे ले आएँ, तो मेरे ख्याल में हम अपना काम, माजी में अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ी बदनसीबी थी और दैट इज़ द रीज़न कि फिर आपने देखा कि उसके ऊपर कुछ लोग मुल्क से बाहर भागे और वहाँ से जाके नैरेटिव वो बनाते रहे और वो नैरेटिव जो है वो पक्का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू
यहूदियों का और रा का और इन लोगों का बना हुआ होता है। ये माउथ पीसेज है, इनको पैसे वो देते हैं, वो करते हैं। ब्लैक शीप हर प्रोफेशन के अंदर हो सकती हैं। हमने इस मुल्क का नमक खाया हुआ है, खा वो फौजी वर्दी वाला है या पुलिस की वर्दी वाला है या बिज़नेस कम्युनिटी का है या मीडिया का बंदा है। हमारी मोहब्बत इस मुल्क से है और अल्लाह के करम से इसके आगे करेंगे। आखिर में दुआ अहमद नदीम कासमी की कि खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो, और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, दिल खोल के आपने पूछे, मैं अपनी दयानतदारी के साथ बिल्कुल उनका जवाब दिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तारफ़ भी करा दें साथ और बताएं, प्लीज़ खड़े हो जाएं।